हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम, जो कि एग्ज़ाम में बहुत आता है। टीचर्स हर स्कूल में टीचर्स ये क्वेश्चन ज़रूर देते हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आगे 12th के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम होते क्या है। तो बच्चों डाल्टन ने बताया था कि मतलब हम कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको पूरा करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ाऊंगी। 2 से 3 मिनट के अंदर आपको एक रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला रूल। देखिए बच्चों, सबसे पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा नियम जिसमें जो हमारा द्रव्य की अविनाशिता, मतलब जिसमें हमारा जो द्रव्यमान होता है उसको हम ना तो बढ़ाए ना हम घटाए, तो इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये जो नियम है ये लेवोशियर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, आप डेफिनेशन छोड़िए, आप यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, सिंपली वे में देखिए, आप ये यहाँ पर कोई रिएक्शन दिखाई दे रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करा Ca और हमारा CO2 निकला। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि जो द्रव्य है, मतलब जो हमारे ये छोटे छोटे तत्व, जैसे इसके अंदर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इधर है जो भी है, तो इन्होंने कहा कि जो इनका मास होता है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। अगर कैल्शियम का यहाँ पर परमाणु प्रभाव बाहर 40 है, तो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, चाहे वो रिएक्टेंट में हो, कहीं भी हो या किसी भी रिएक्शन में हो, कैसे भी बना हो, तो उसका जो हमारा परमाणु भार होगा वो 40 है तो 40 ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर पूरे द्रव्य क्या बोलते हैं, सॉरी, पूरे यहाँ पर कंपाउंड की बात करी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 ग्राम आया है। आई होप आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना आता तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसमें हर तत्व का हम परमाणु भार लिखकर उसको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो टोटल होता है वो उस यौगिक का परमाणु भार होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में Ca का 40 होता है, वैसे हमारा एटॉमिक नंबर 12 होता है, वैसे 40 होता है। ठीक है, हम आपको ये कुछ याद करने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक से याद मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 48 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 16 होता है एटॉमिक भार, और 3 है तो 48 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा 100 ग्राम आया है। कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारक का हमारा भार होगा वही भार हमारा उत्पाद का होगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी वे में ये है कि इस नियम के अनुसार अभिकारक का परमाणु भार जो होगा वो उत्पाद के परमाणु भार के बराबर होगा। जितना अभिकारक होगा उतना उत्पाद का होगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है कि जब कि किसी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में चेंज होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका हम द्रव्यमान जो होता है ना ही तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। ठीक है, मतलब ना घटता है ना बढ़ता है। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है। या आप इसको दूसरी डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कोई 2 अभिकारक है और एक उत्पाद बना, तो इन टोटल अभिकारकों का जो उत्पन्न हो, मान लो इसका इन दोनों अभिकारकों का टोटल अनुभार 70 ग्राम है, तो इसका भी 70 ग्राम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यही अभी आपको समझाया कि इसका 100 ग्राम आया तो इसका भी 100 ग्राम आया। ठीक है, तो देखो अभिकारक का द्रव्यमान 100 ग्राम, उत्पाद का द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो कार्बन का कितना होगा, आपका 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 32 होगा, क्योंकि 16 दूनी 32। ठीक है, और आप देखो 12 और 2 और 2 4, 3 और 1 4, यानी कि 44 ग्राम आपका यहाँ पर इस इधर आया है अभिकारक की साइड। अब इसमें इधर भी हमारा 44 आना चाहिए, तो आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि यहाँ पर आपका कितना आया है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। देखिए बच्चे, ये है हमारा दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। पहले नियम की तरह ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले ये नियम जो था वो प्राउस्ट ने दिया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था बहुत ही ईजी है। उसमें हमने परमाणु भार देखा था, इसमें हम रेशियो की बात कर रहे हैं कि जो हमारा कोई भी कंपाउंड होता है उसका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है,
मान लो मैंने वाटर ले लिया, अब वाटर कैसा भी हो उसका रेशियो 1:8 ही होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे किसी भी रिएक्शन से वाटर प्राप्त किया गया हो, कुछ भी करा हो, लेकिन उसका रेशियो फिक्स होगा 1:8, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यही नियम में कहा गया है। ठीक है, तो देखो क्या कहा कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, देखो ये देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसके अवयवी तत्व का भार जो होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात में 1 में है, ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में 8 में है। ठीक है, 2:8 है, लेकिन काटने के बाद में 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो काटने के बाद में 1:8 आ गया। तो अब देखो मैंने यहाँ समुद्री जल लिया, झील का जल लिया, वर्षा का जल लिया, फ्रिज का जल लिया। ठीक है, कोई भी जल हो तो उसका रेशियो 1:8 ही होगा। ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे CO2 ले लो, तो CO2 में देखो C का कितना होगा 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा, यहाँ पे 2 है तो 32। तो अब इसको ये भी इसका रेशियो है एक फिक्स, किसी भी रिएक्शन में CO2 आएगा तो उसका रेशियो फिक्स होगा। भाई इसको आप काट कर और छोटा कर सकते हो, इसको भी काट के आप और छोटा कर सकते हो, उसको भी काट के छोटा कर सकते हो, मतलब रेशियो यही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो और भी मैं कुछ ले सकती हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पर कैल्शियम NO2 ले लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर NO2 लिया। अब देखिए NO में नाइट्रोजन का कितना होता है 7 दूरी 14 रेशियो, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 7:32, 2 से काट दीजिए, 2 7 14 और 32 कितने से कट जाएगा 16 से। ठीक है, तो 7:6। अब किसी भी रिएक्शन में अगर NO2 आ रहा है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, उसका रेशियो यही होगा, चेंज नहीं होगा, 7:16 ही होगा, 16 ही होगा। ठीक है, आयो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम है बच्चों हमारा गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, ये भी बहुत इजी नियम है, कुछ नहीं है। ये नियम जो था बच्चों वो जॉन डॉल्टन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, डॉल्टन ने, बहुत ही ईजी आप समझिए, डॉल्टन ने ये कहा था कि जब दो, आप यहाँ देखिए, जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कोई नया तत्व बनाते हैं। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी, नए तत्व बनाए, जरूरी नहीं है एक बनेगा, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे C और O मिलकर CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, C और O मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, C और O मिलकर CO3 भी बन सकता है, कार्बोनेट बन सकता है ना, CO3 भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही N और O मिलकर NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, O5 बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब बहुत सारे यौगिक बन जाएंगे, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल, मतलब सरल अनुपात में होता है, गुणित अनुपात। ठीक है, देखो जैसे देखो यही डेफिनेशन है। देखो जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। सिंपली जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा यौगिक बनते हैं। मैंने CO3 बताया था, 3 भी थे, 4 भी होंगे। ठीक है, बनते हैं तो उसमें किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो सरल गुणित अनुपात में होता है। जैसे समझते हैं, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, सेम ऐसी 12, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, तो इसका 6:8 हो गया। ऐसे मैंने इसको 2 से काट दिया, 2 छिक्का 12, 32 से कितनी बार कटेगा 16 बार। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 तो 1 हो जाएगा, और 8 से अगर हम 16 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 8 2 16, यानी कि 1:2। ठीक है, तो 1:2 सरल अनुपात में हो जाएगा ना ये। ठीक है, सरल अनुपात का मतलब होता है 1 2 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 रेशियो लाइक दिस। ठीक है, तो 1:2 हमारा आ गया है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2 तत्वों को मिलाया और नए तत्व बने NO और NO2, NO और भी बन जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इनको देखते हैं। तो नाइट्रोजन का 14 हुआ, ऑक्सीजन का 16 हुआ, है ना, पता है ना आपको, 8 दूनी 16। यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए इनको काट दिया 2 से, 2 7 14, 2 अट्ठे 16, सेम ऐसे हमने इसको काट दिया है, 2 से 14 को काट देंगे और 2 से हम 32 को काट देंगे। ठीक है, तो काटने के बाद में जो हमारा रेशियो 7:8 आया, 7:16 आया। ठीक है, नाउ 7 to 7 हम कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7, 1 हो गया, एंड 8 को हम 16 से कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा 16, तो 1:2 आया। तो यू कैन सी हियर, इसके साथ भी हमारा रेशियो 1:2 आया था, इसके साथ भी हमारा रेशियो 1:2 आया था। चलिए एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ मैं आपको, मतलब सरल अनुपात में ही होगा 1:2:3 लाइक दिस। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व है, इन्होंने आपस में रिएक्शन कर H2O और H2O2 बनाया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए H2O2 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा परमाणु भार,
ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, ठीक है। यहाँ पर H2O2 है तो हाइड्रोजन का आपका +2 होता है, एंड ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 13 2 जा। अब देखिए 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 2 1 जा 2, तो 1 रेशियो हो जाएगा। देन 16 to 32 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 16 2 जा 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं जो हमारे रेशियो है वो सरल अनुपात में है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स गुणित अनुपात का नियम। आयो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा नियम, ठीक है। तो सिंपली वे में आप इस रह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण होता है, जिसमें जो मतलब तत्व जो होता है उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सरल अनुपात में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नियम है बच्चों आपका व्युत्क्रमण अनुपात का नियम, ठीक है। ये नियम बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन बहुत ही इजी है, आपको 1 सेकंड पे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। डेफिनेशन को ना देख के सबसे पहले आप ये देखिए जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आप समझ लीजिए दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग है, ठीक है। और ये जो दोनों तत्व अलग अलग हैं ये किसी एक तत्व के साथ में रिएक्शन करेंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा और ये ऑक्सीजन भी इस तत्व के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि कार्बन, ये कार्बन इन दोनों के लिए है, सिंपली ये समझिए, ठीक है। और ये जो कार्बन होगा इसकी मात्रा निश्चित होगी। निश्चित का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के लिए जितना कार्बन लिया जाएगा हाइड्रोजन के लिए भी हमें उतना ही कार्बन लेना पड़ेगा। मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन दो ले रहा है तो हमें इसके भी 2 देने पड़ेंगे, 3 तो 3, 4 तो 4। ओके, देखिए अब देखिए यहाँ डेफिनेशन ये कह रही है कि जब दो अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ मिलाते हैं, यही देखो दो अलग अलग तत्व ये हैं, मैंने यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, ये लिखा। जब दो अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व के साथ में मिलाते हैं तो दोनों तत्वों का जो रेशियो आता है, बाहर रेशियो, या दोनों तत्व मतलब ये जो दोनों तत्व हैं इन तत्वों का जो बाहर रेशियो आता है वो तीसरे के बाहर रेशियो के इक्वल होता है। अब देखिए कैसे समझेंगे आप, बहुत ईजी वे में समझ में आता समझाऊंगी आपको। देखिए ये दोनों तत्व हैं, तीसरे तत्व के साथ में रिएक्शन करेंगे। पहले तत्व ने जब तीसरे तत्व के साथ में रिएक्शन करी तो H और C मिलकर क्या बना हमारा CH4। दूसरे तत्व ने जब तीसरे तत्व के साथ में रिएक्शन करी तो C और O मिलकर आपका क्या बनेगा CO2। अभी इसको छोड़िए, ठीक है। तो इसने इसके साथ में रिएक्शन करी मेथेन, इसने इसके साथ में रिएक्शन करी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम पहले इन्हीं को देखते हैं। देखिए अब हम इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो कार्बन का आपको पता है 12 होता है, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो आपका क्या हो जाएगा 4। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन का 12 हो जाएगा 12, एंड ऑक्सीजन जो होता है इसका हमारा 16 होता है, यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 से 12 को हम काट देंगे तो 12 1 जा 12 यानी कि 1, एंड 4 को जब हम 32 से काटेंगे, उल्टा बोल दिया, 32 को जब हम 4 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 8 जा 32। तो हमारा सिंपली जो तत्वों का रेशियो आया वो आया 1:8, ठीक है। दो तत्वों ने जब तीसरे तत्व के साथ में रिएक्शन करा तो हमारा रेशियो आया 1:8। और जब वे दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं, दो तत्व पहला और दूसरा, जब वे दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनका रेशियो भी इनके रेशियो के समान होगा। अब देखिए इसने इसके साथ में करी, इसने इसके साथ में करी, अभी आपस में करेंगे पहला और दूसरा तत्व, तो H और O मिलकर क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ पर देखिए H2O है। अब H2O में आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पर 16 होता है। तो आप इसको काट दो 2 से तो ये आपका क्या हो जाएगा 1:8। देखिए 1:8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों को कि यहाँ पर देखिए दोनों इसका जो रेशियो आया वो इक्वल आया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाया। एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। देखिए अब यहाँ पर इसमें जो दो तत्व हैं वो सल्फर और ऑक्सीजन है, पहला और दूसरा तत्व, और ये दोनों तत्व हैं वो तीसरे तत्व के साथ में रिएक्शन करेंगे निश्चित मात्रा में, यानी कि दोनों के लिए इक्वल होगा हाइड्रोजन। अगर सल्फर 2 हाइड्रोजन में रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, 1 या 3 या 4 के साथ में नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए सल्फर ने H2 के साथ में रिएक्शन करी तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड बना, ऑक्सीजन ने H2 के साथ में रिएक्शन करी तो हमारा वाटर बना। अभी इसकी बात नहीं करते, ठीक है। तो हमने इन दोनों का रेशियो निकाला पहले। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2:32 आ गया है।
हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2:16 आ गया, ठीक है। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। नाउ 16 to 32, यहाँ पर आपका 2, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा 1:2 हमारा रेशियो आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हम इन दोनों तत्वों के आपस में रिएक्शन करेंगे। तो पहले जो 2 तत्व थे, तो हमारा यहाँ पर SO2 आया, ठीक है, SO2। अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो SO2 जो बनता है बच्चों, वो SO और SO2 के साथ में मिलकर बनता है। तो हम इसका रेशियो इस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए SO भाई S और O दो तो मिलकर यही तो बनाएंगे, SO और SO2। तो यहाँ पर सल्फर का 32, 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सेम ऐसे यहाँ पर 32 और 32 हो जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा, और यहाँ पर 16 to 32। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2 आपका रेशियो आया है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों रेशियो सेम आए हैं, दैट मीन इट इज़ कॉल्ड व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। दिस इज योर 5th लॉ बच्चों, इसको बोलते हैं गेलुसेक का नियम, ठीक है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखिए गेलुसेक का नियम जो था वो गेलुसेक ने दिया था 1880 में। इन्होंने क्या कहा था, आप इससे समझ जाएंगे, डेफिनेशन की आपको जरूरत भी नहीं है। इन्होंने कहा कि जब 2 गैसें आपस में मिलती हैं, तो जब प्रोडक्ट बनाती हैं, तो इनका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो सरल अनुपात में होता है। सरल अनुपात मतलब 1:2:3 इस टाइप से, ठीक है। यही डेफिनेशन है। देखो, समान ताप व दाब पर, ध्यान रखना, समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में मिलती हैं, तो उनके आयतन जो होता है वो सरल अनुपात में होता है। चाहे बनने वाला पदार्थ गैस ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, गैस हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सरल अनुपात में होगा। जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया H2 + O2। आपको पता है H2 और O2 मिलाकर वाटर बनता है। ध्यान रखना है, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है, तब हमें देखना है कि किसका आयतन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर H2 और O2 है, यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दिया। अब 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी H2 के बीच, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब रिएक्शन बैलेंस करने के बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पर 2 लीटर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 लीटर है। जब कुछ नहीं आगे तो 1 ही लीटर होगी ना। और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर ये कितना है, 2 लीटर है, ठीक है। तो अगर आप इनका रेशियो देखो तो इनका रेशियो कितना होगा, 2:1:1, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2:1:1, तो ये एक सरल अनुपात है, ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्थिर आयतन पर, एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो आप, N2 और S2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, फिर आप देखेंगे तो इसका रेशियो 1:3:2 आएगा। तो 1 2 3 समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का दाब जो होता है वो उसके ताप के समान होता है। दाब जो होता है वो ताप के समान होता है। तो इसको हटाकर हम कांस्टेंट K लगा देंगे, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/T, प्रेशर बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे पाँचों के पाँचों नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।